जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। साथ ही ये भी देखा था कि यूनिट्स क्या होती हैं, इन्हें कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। और वीडियो के अंत में फिर हमने ये देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग 4 टाइप के सिस्टम पढ़ा करते हैं। SI सिस्टम, CGS, FPS और साथ ही साथ MKS सिस्टम। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि SI सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और ये देखेंगे कि अगर हमें लेंथ मेज़र करनी हो तो लेंथ मेज़र करने के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि SI सिस्टम लाने के एडवांटेजेस क्या क्या थे। तो पहला एडवांटेज ये है कि हमें इस सिस्टम में 9 फंडामेंटल यूनिट्स मिलती हैं। जैसे SI सिस्टम आने के पहले हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा करते थे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, उनके लिए जो यूनिट थे तो वो भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे। लेकिन जब हमने SI सिस्टम लाया तो 2 फंडामेंटल यूनिट्स हमने और जोड़ दी और उनको नाम दे दिया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी हैं? जो सॉलिड एंगल कहलाता है एक ठो, और एक ठो प्लेन एंगल कहलाता है। तो उनके लिए जो यूनिट है वो कहला जाएंगी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहला एडवांटेज ये हो गया कि हमें इस सिस्टम में 9 फंडामेंटल यूनिट्स मिल जाती हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ मैट्रिक सिस्टम, मल्टीपल ऑफ 10। मतलब SI सिस्टम आने के पहले मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, मैट्रिक सिस्टम नहीं हुआ करता था। जैसे अगर हमें इंच से माइल तक जाना है तो कुछ इस प्रकार के फार्मूले हमें याद रखने पड़ते थे कि 12 इंच बराबर होता है 1 फुट, 3 फुट में 1 यार्ड, 660 यार्ड बराबर 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग बराबर 1 माइल। तो ऐसा याद करना थोड़ी मुश्किल होता था। अगर हमें इंच से फरलॉन्ग तक जाना है तो बड़े अजीबोगरीब टाइप के फार्मूले याद करने पड़ते थे। लेकिन जब हमने SI सिस्टम लाया तो इसको मैट्रिक सिस्टम बनाया। मैट्रिक सिस्टम क्या कहलाता है? मल्टीपल ऑफ 10 में हम लोग करते हैं। जैसे 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। अब हमने 100 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया तो मीटर बन गया। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है मैट्रिक सिस्टम में। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि हमने मैट्रिक सिस्टम बना दिया SI सिस्टम को, इससे हम लोग आसानी से फार्मूले याद कर सकते हैं। फिर तीसरा फ़ायदा ये है कि ये एक रेशनल सिस्टम है। रेशनल सिस्टम कहलाता क्या है तो वो समझिए। जैसे SI सिस्टम आने के पहले हम लोग हीट एनर्जी को कैलोरी में मापा करते थे। हीट एनर्जी की यूनिट क्या थी? कैलोरी। वर्क के लिए हम लोग जूल इस्तेमाल किया करते थे। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात हो तो किलोवाट आवर इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब हमने SI सिस्टम लाया तो उसमें ये बोला गया कि जब अलग अलग ऊर्जाओं के लिए, पूरी की पूरी ऊर्जाएं हैं, अलग अलग एनर्जी हैं, तो अलग अलग टाइप की एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट रखना फालतू में है। ऐसा करो कि जितनी भर एनर्जी है एक ही प्रकार की यूनिट है, ये हीट एनर्जी है, ये वर्क एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो जब पूरी की पूरी एनर्जी ही है तो इनको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट में बताओ। तो हमने हीट को, वर्क को, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को जूल में बताना स्टार्ट कर दिया। तो यही कहलाता है रेशनल सिस्टम, कि एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग एक ही प्रकार की यूनिट में बताएंगे। फिर चौथा है, ये SI सिस्टम कैसा है? कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम ये कहलाता है कि अगर हमें किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताना है तो हम लोग डायरेक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स बनाई गई हैं उनको जोड़ के, घटा के, उनका गुणा करके, नॉर्मली भाग करके आसानी से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फोर्स का बनाना है। फोर्स का बनाना है, अब फोर्स क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके लिए हमें यूनिट बनाना है तो हम नॉर्मली करेंगे क्या? फोर्स इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग मास के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको लिख देंगे। और एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम का स्क्वायर, इसके लिए सेकंड लिख देंगे। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? अगर हमें डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए
यूनिट बनानी हो तो डायरेक्ट जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए जो यूनिट बनाई गई हैं मास के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए, इन सब की यूनिट्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देने से आसानी से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है कोहेरेंट सिस्टम। हमें किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग जब अगर फोर्स की यूनिट निकालनी है तो मास में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो डायरेक्टली हम करेंगे क्या, जो अलग अलग हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट बताया जा सकता है। फिर एसआई सिस्टम का लास्ट एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब जब हम लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एसआई सिस्टम का यूज़ करते हैं। हमने देखा था कि अलग अलग देश अलग अलग प्रकार की यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रिटिश वाले, वो लोग फुट में जानते हैं चीज़ों को, पाउंड में जानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं जानते हैं। तो हम लोग जब एक देश से दूसरे देश में सामान लेंगे या फिर सामान देंगे तो इसी एसआई सिस्टम का यूज़ करेंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल या फिर कई कई बुक में डायरेक्ट एंगल बस लिखा रहता है। तो वो क्या होता है वो समझिए। जैसे हमारे पास ये मार्कर है तो अगर मैं इस मार्कर के इस वाले हिस्से को देखूं तो ये ऐसी रेखा मिलेगी और नीचे वाले हिस्से को देखूं तो ऐसी रेखा मिलेगी। तो अगर इन दोनों को रेखाओं को मिलाई जाए तो यहाँ पे कुछ बनेगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं एंगल। अगर यहाँ पे ये हमारा मार्कर था, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो हो क्या रहा है, इस वाले हिस्से को देखा जाए तो ऐसी रेखा मिलेगी, इस वाले हिस्से को देखा जाए तो ऐसी रेखा मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी बन रहा है इसी को हम लोग बोल देते हैं एंगल। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इसका मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे ये चाप है, आर्क कहलाया। ये आर्क मान लीजिए इतना हिस्सा मैं देख रहा हूँ इस आर्क का, तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे टच करेगा इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल। मान लीजिए ये थीटा है, तो ये थीटा इक्वल टू हुआ करता है ये वाली डिस्टेंस जितनी भी हो, ये आर्क अपॉन रेडियस, ये वाली दूरी रेडियस कहला गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो थीटा यहाँ पे रहता है ये रेडियन में मेजर किया जाता है, ना कि डिग्री में। एंगल क्या है, अगर हम लोग एक सर्कल बनाएं तो ये वाला हिस्सा सेंटर पे जो कुछ भी बना रहा है इसी को हम लोग बोल देते हैं एंगल। इसके लिए कैसा फार्मूला है, तो थीटा बराबर होता है ये वाली डिस्टेंस, ये आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला आर्क यहाँ पे कितने रेडियन कोण बना रहा है। दूसरा कहला जाता है, इसको हम लोग कैसे मापेंगे, ये जो हमारा थीटा है इसकी यूनिट क्या कहला जाएगी, रेडियन, और इसको हम लोग RAD से डिनोट करते हैं, हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फिर दूसरी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी कहला जाती है सॉलिड एंगल। इसको ध्यान से समझिए, ये नॉर्मली लोगों के समझ में नहीं आता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये एक सरफेस हो तो ये वाला सरफेस इस सेंटर पे जितना कोण बनाएगा ये ऐसे कोण बनाएगा ना। यहाँ पे आपने कुल्फ़ी खाई होगी तो कुल्फ़ी में क्या होता है, कुल्फ़ी का शेप ऐसा होता है ना, तो वो वाला जो ऊपरी हिस्सा है उस कोण पे जो कोण बना रहा है यहाँ पे उसी को हम लोग बोल देते हैं घन कोण या फिर सॉलिड एंगल। जैसे ये दीवार है, यहाँ पे कोण बनाना है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से उस कोने पे एक रेखा खींच देंगे, वहाँ से एक कोने की रेखा, वहाँ उस कोने से यहाँ पे रेखा, उस कोने से वहाँ पे रेखा, तो ये ऐसे शेप बनेगा, ऐसे करके शेप बनेगा। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं सॉलिड एंगल। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ हिस्सा है तो यहाँ पे सेंटर पे जो कोण ऐसे बना रहा है इसी को हम लोग बोल देते हैं सॉलिड एंगल। उसका फार्मूला कैसे हो जाएगा, तो मान लीजिए ये
फुटबॉल है ना अपनी, सर्कल नहीं है ये मेरा, ये फुटबॉल है कोई, ये उसका सेंटर है, यहाँ पे ये ऐसे ये स्फेरिकल शेप में है, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ऐसे, मान लीजिए ये कोण बना रहा है, कुछ भी हमने इसको काटा, ऊपरी हिस्से को हमने काट दिया, तो यहाँ पे ये ऐसे कोण बना रहा होगा, ऐसे करके कोण बना रहा होगा। इसका अगर हम लोग मेज़र करना चाहें, यहाँ पे ये जो थीटा है ये क्या ओमेगा लिख दे रहा हूँ मैं, ये ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है। इस ओमेगा का फार्मूला ऐसे होता है, जो वाला हिस्सा हमने यहाँ पे लिया है, ये ऐसी फुटबॉल थी, इसका हमने ये वाला हिस्सा लिया और ये सेंटर पे कोण बना रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है, सॉलिड एंगल बन रहा है, ये बराबर होता है इस वाले हिस्से के एरिया के। जैसे ये सरफेस का एरिया मान लीजिए अगर ए हुआ, तो ए अपॉन इस बॉल का रेडियस, इस बॉल का रेडियस अगर आर हुआ तो आर का स्क्वायर, ये कहला जाता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको हम लोग एस आर से डिनोट करते हैं। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, सॉलिड एंगल कहलाता क्या है, अगर कोई सरफेस हो हमारे पास तो यहाँ से ऐसे कोण बनेगा, इस सरफेस से ऐसे कोण बनेगा, तो ये कहला जाता है सॉलिड एंगल। अब अगर निकालना है सॉलिड एंगल का फार्मूला तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक फुटबॉल हो और उसका हमने एक छोटा सा हिस्सा काट दिया है, ये फुटबॉल थी, हमने उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने काट दिया है, तो ये वाला हिस्सा सेंटर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाएगा। वो कितना बनाएगा, तो वो एंगल बराबर होता है, ये जो हमने हिस्सा काटा है फुटबॉल का, ये वाला एरिया आप ले लीजिए, हमने ये एरिया लिखा, अपॉन इस वाले फुटबॉल का रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो सॉलिड एंगल निकल के आ जाता है। सॉलिड एंगल के लिए यूनिट क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो स्टेरेडियन यूज़ करते हैं, इसका सिंबल है एस आर। अब हम लोग बात करेंगे लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स पे। अगर देखा जाए तो नॉर्मल लाइफ में जब हमें कभी भी डिस्टेंस बतानी होती है एक जगह से दूसरे जगह की, तो हम लोग या तो सेंटीमीटर में बताते हैं या फिर मीटर में बताते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो फुट में बताएंगे। लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर की बात हो तो वहाँ पे हम लोग मीटर फुट में ना बता के किलोमीटर में बताते हैं। अब मान लीजिए उससे भी ज़्यादा दूरी बतानी हो, जैसे यहाँ से किसी दूसरे ग्रह की बतानी हो, चंद्रमा की बतानी हो, पृथ्वी से सूर्य की बतानी हो, तो यहाँ पे हम लोग ना तो मीटर बताएंगे ना फिर किलोमीटर में बताएंगे। किलोमीटर भी इस दूरी के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो हम लोग नई नई यूनिट बनाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, उसके बाद हम लोग छोटी छोटी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। बड़ी यूनिट कहलाती है, एक तो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU। तो ये होता क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो अर्थ से सन के बीच की जितनी ज़्यादा दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं एक AU। अर्थ से सन के बीच की दूरी कहलाती है एक AU। इसका मान होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, ये कहलाता है एक AU। उससे भी बड़ी यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, एक सेकंड में कितना प्रकाश चलता है, 3 × 10⁸ लेकिन अगर हम लोग इस प्रकाश को एक साल के लिए छोड़ दें तो वो प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा वो कहला गया एक लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी, जितनी दूरी वो प्रकाश ट्रेवल कर जाए उसको हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.5 × 10⁻15 मीटर। उससे भी बड़ी यूनिट है पार्सेक। पार्सेक अभी हमारे लिए लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट हम लोगों ने नहीं बनाई है। तो पार्सेक कहलाता क्या है कि अगर हम लोग इसको एक AU लें, कोई भी आर्क लें एक AU का, और इन रेखाओं को दूर लेते जाएं, जैसे समझ लीजिए हमारे पास अगर ये रेखा हुई, तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बनाएंगे इस रेखा द्वारा तो ये बड़ा रहेगा थोड़ी सा, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो अब थोड़ा सा एंगल फिर से छोटा हो जाएगा, फिर से और छोटा और खिसका दिया जाए इसको तो फिर से और छोटा हो जाएगा। धीरे धीरे छोटा होते होते अगर ये एंगल 1 सेकंड का हो जाए, एक आर्क लें हम लोग एक AU का और इस पॉइंट को खिसकाते जाएं, अगर जहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 1 सेकंड हो जाए तो फिर इस वाली दूरी को हम लोग 1 पार्सेक बोल देते हैं। आपको चाप लेना है, आर्क लेना है एक AU का,
और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इसको खिसकाते जाना है। कितनी दूरी तक? तब तक खिसकाते जाना है जब तक कि ये एंगल घटते घटते 1 सेकंड ना हो जाए। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट की, ये कहलाती है 1 पार्सेक। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। जैसे हमने बोला ना कि 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो वस्तु है वो बगल में है, ठीक है, बहुत बड़ा कहलाता है। लाइट ईयर मतलब बहुत ज़्यादा दूर। तो 1 पार्सेक बराबर कितना हुआ? 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन कई बार हमें जो दूरियां रहती हैं उन्हें बहुत छोटा करके बताना होता है। जैसे एटम के बीच, 2 एटम के बीच की दूरी बतानी हो, न्यूक्लियस का साइज बताना हो, तो वहाँ पे फिर सेंटीमीटर मीटर में हम लोग नहीं बताते हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट का यूज़ हम लोग करते हैं। तो कुछ छोटी यूनिट हैं, जैसे 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, 1 पीको बराबर होता है 10⁻12 मीटर, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें अर्थ से दूर स्थित कहीं तारा है उसकी दूरी हमें निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर अगर हमें अर्थ से मून की दूरी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।